हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMJ सेंटर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मराठा साम्राज्य का स्थापना कब क्यों हुआ और किसने किया था। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा आज मराठा राज से संबंधित होगा। जो भी मेन टॉपिक हैं इसके, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। मैं बता दूं कि आप लोगों के कमेंट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि मैम ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, और लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बताना चाहते हैं। इससे संबंधित मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। आज से 5-6 साल पहले मैं जब तैयारी कर रही थी परीक्षाओं की, तो उस समय हमको ये इस तरह के जो कंटेंट हैं वह यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं मिलते थे। और मुझे उसके बाद से बहुत सर्च किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें ख़रीदी और उसके बाद से हमने अपनी तैयारी शुरू की। तो मुझे उस समय लगा कि जिनके पास किताबें नहीं हैं या कम किताबें हैं, उनके लिए इस तरह के कुछ कंटेंट होने चाहिए। तो मेरे मन में तब से था कि मैं ऐसे कंटेंट को उपलब्ध कराऊं यूट्यूब चैनल पे, कि हमारे जो आने वाले भविष्य हैं उनके लिए कुछ इस तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐसे तो लेक्चर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, एक से बढ़ के एक लेक्चर पड़े हुए हैं। सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं और मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मुझे यह जो तरीका अच्छा लगा, वह जिस स्टूडेंट्स के पास कुछ बुक्स ना हो, तो हमारे इस वीडियो को देखते हुए, सुनते हुए और उसको मेन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। तो हमारे मन में इस तरह की विचारधारा आई और हमने इस तरह का कंटेंट उपलब्ध कराना शुरू किया, और मैं आगे भी ऐसे उपलब्ध कराती रहूँगी। और NCERT हमारा शुरू होगा, इसके बाद से मैथ्स और NCERT से भी जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, साइंस है, SST है, और जो भी सब्जेक्ट हैं उसको मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे हम उस कंटेंट को लेके आएंगे। और हम लोग आज उस समय जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग को भी लगता था कि ये पढ़ाई बहुत बोरिंग है। तो ये सच है कि एजुकेशन ले रहे होते हैं उस समय यह बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम लोग उस एज को पार कर जाते हैं तो फिर हम लोग को पता चलता है कि उससे जो हम लोग का लाइफ में आता है, जो परिस्थितियाँ आती हैं सामने, तो तब लगता है कि हम लोग का वो एजुकेशन वाला लाइफ ही बहुत अच्छा था। और हम लोग को उस समय, अगर जो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको यह चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि हम इस तरह से ही कम कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे और हम करते रहेंगे। और आप लोगों का जो भी प्यार मिलता है इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों के कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। हम लोग के एजुकेशन के समय बहुत सारे जो वीडियो कंटेंट है आज के समय में उस तरह के उपलब्ध नहीं थे। हम लोग बुक्स से ही पढ़ाई करते थे और कुछ छोटे मोटे कंटेंट जो थे यूट्यूब पे हम लोग को मिल जाते थे। तो हम लोग थैंक्स करते हैं इस सोशल मीडिया को, जिसकी वजह से आज लाइफ में हम हर चीज़ सीख सकते हैं मोबाइल का यूज करके। लेकिन इसके दो पार्ट हैं, किसी चीज़ का यूज भी है तो उसका अगर दुरुपयोग होता है तो हमारे लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है, और वह एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जिस लाइफ से गुजरे हैं उसको देखते हुए, और हम लोग आज सेटल भी हैं उस लाइफ से गुजर के। आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, सोशल मीडिया भी है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सबकी राह को आसान कर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि आपको जब भी समय मिले तो हमारे कंटेंट को देखिए। मुझे बहुत सारा समय नहीं मिलता है अपनी जॉब के बाद से, जो गवर्नमेंटेड जॉब होते हैं उसके उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद से मैं सोशल मीडिया को देती हूँ 1-2 घंटे, यूट्यूब को देती हूँ। से मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ये वीडियो देखने वाले हर एक स्टूडेंट्स को हमारा शुभकामना है।
कि आप लोग जहाँ से भी अच्छे कंटेंट मिलें उसको आप लोग नोट्स करते जाएं और उसकी रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्किंग भी ज़रूरी है। और मेरे इस तरह का वीडियो अपलोड करने का या सोशल मीडिया पे आने का बस एक ही मकसद था कि मैं इस तरह के कंटेंट को उपलब्ध कराऊं। तो आज थोड़ा सा वीडियो मेरी बातों को लेके बड़ा होने वाला है। तो आप लोगों के कमेंट हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के कमेंट को देखती हूँ और हम इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हुए, सबके पास समय का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको हम लोग वेस्ट न करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मराठा राज्य जो था वह कैसे स्थापित हुआ और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक जो थे वह कौन थे। तो वो मराठा राज्य के संस्थापक जो थे वह शिवाजी थे और उनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो जुनार के समीप है। कुछ भ्रांतियां हैं इनके जन्म तिथि को लेके, जैसे कुछ विवादास्पद हैं। एक द गजेटियर ऑफ इंडिया है, उसमें उसके पार्ट 334 और 335 में कुछ स्रोत दिए गए हैं, जिस स्रोत के माध्यम से शिवाजी के जन्म को माना गया है 19 फरवरी 1630 बताया गया है। लेकिन जो हम लोगों के सिलेबस में है उसमें 6 अप्रैल 1627 को माना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था। तो उनका नाम था शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहितो था और शिवाजी के जो गुरु थे वो उनका नाम कोंड देव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का जो विवाह हुआ था वह साई बाई निम्बालकर के साथ हुआ था 1640 ईस्वी में। शाहजी जो थे उन्होंने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी और स्वयं बीजापुर में रियासत की नौकरी कर लिया। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया, तो वह किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी जो थे उन्होंने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा था। उसके बाद से जो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की संधि जो हुई 1665 ईस्वी में, यह महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पानहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ से जो था रायगढ़ वाराणसी के काशी में वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट जो थे महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। यानी कि जो शिवाजी को औरंगजेब ने मई में क्या किया था? बंदी बनवाया था और वहां से वो क्या किए कि उसी सन मई में करवाया और 16 अगस्त को वहां से वो भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी। पहली थी पागा सेना। पागा सेना में नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। दूसरा था सिलहदार, इसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे।
और तीसरा जो था वह पैदल सेना था, तो उसको पैदल बोला जाता था, जिसमें पैदल सेना होती थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला था स्वराज। यह स्वराज जो था जो क्षेत्र अप्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद दूसरा प्रकार जो था वह था मुगतई। उसको मूल के कदीम भी कहा जाता था। इसमें वह क्षेत्र आता था जिसमें वो चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो ये चौथ एवं सरदेशमुखी क्या थे, हम लोग देखते हैं कि चौथ एवं सरदेशमुखी जो है स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ क्या था, यानी यह चौथ जो था वह भू राजस्व का 1/4 भाग था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। और सरदेशमुखी यह क्या था, तो यह 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था, जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। शिवाजी की कर व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उनकी यह कर व्यवस्था कैसी थी। यह कर व्यवस्था जो थी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया गया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। कब कब लूटा था, 1664 में और 1670 में। हम लोग देखते हैं कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए। तो उनका जो उत्तराधिकारी हुए वो संभाजी हुए। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। राजा राम जो था मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू भोपाल के निकट मुगल शिविर वापस जो था मुगल शिविर वो वहाँ से वापस महाराष्ट्र आया था, और क्योंकि वह औरंगजेब के कब्जे में पड़ा हुआ था। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ था। शाहू जी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। शाहू जी के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा जो वंश था वह पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित किया और उसने कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखा तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही हम आप उसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप जो हैं योग्य पिता के पुत्र हैं। अब पालखेड़ा का युद्ध जो होता है वह 7 मार्च 1728 ईस्वी को होता है। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई और निजाम की के साथ जो मुंगी सिवा गांव की जो संधि थी, तो उसके साथ यह संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो था बाजीराव प्रथम था,
जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। यह एक इंटरेस्टेड पार्ट है उस समय का। और इस जो बाजीराव मस्तानी है, इस तरह का हम लोग आज के समय में एक फिल्म भी बन चुकी है, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसकी कहानी को जान सकते हैं। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना था। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने का कारण बालाजी की मृत्यु हो गई और वह 1761 में उनकी मृत्यु हुई थी। माधव राय नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव, जिसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखभाल 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा रघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह युद्ध 1782 ईस्वी में साल बाई संधि के साथ खत्म हुआ था। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध 1803 ईस्वी से 5 ईस्वी में हुआ था। इसमें भोसले जो थे नागपुर में थे, इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1817 से लेकर 19 में हुआ था। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव में एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां पे 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मराठा और अंग्रेजों के बीच होने वाली जो मुख्य संधियां थी, इनको हम लोग देखेंगे। तो ये संधि जो थी वह पहली संधि थी सूरत की संधि, जो 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि जो थी वो 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में। वसीन की संधि जो थी 1802 में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में और नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि थी 1817 ईस्वी में और मंदसौर की संधि जो थी 1818 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त जो अधिकारी थे उनको जानेंगे हम लोग। उनकी कार्य जो थी, उनके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे। जो हवलदार का पद का अधिकारी होता था, वह किले की आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करता था और सरे नौबत जो था वह किले की सेना का नेतृत्व करता था।
और सोमनीस जो था किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखभाल करता था। शिवाजी ने जो अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन हुआ करते थे और इनका काम क्या हुआ करता था। तो हम लोग देखते हैं जो पेशवा पद था वह प्रधानमंत्री का पद होता था। वह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत यह सेनापति होता था, यह सैन्य प्रधान हुआ करता था। अमात्य ये राजस्व मंत्री होते थे, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। और वाक्यान्विश जो थे यह सूचना देते थे। गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे। चिटनिस नाम का जो पद था, पद ग्रहण करने वाले थे, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। सुमंत जो पद था यह विदेश मंत्री होता था। पंडित राव का जो पद होता था धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। और न्यायाधीश जो होता था न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। हम लोग महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में जानेंगे। उस समय के जो मराठा राज था वहाँ के जो प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे। तो पहले संत थे वो ज्ञानदेव, जिन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता था। और ये 1275 से लेकर 1296 ईस्वी तक महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक माने गए। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक थे। ये भगवत गीता पर ये भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी थी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ये थे। दूसरे हैं नामदेव, ये 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक ये अपना भक्ति आंदोलन चलाया। इनके आराध्य देव पंढरपुर के बिठोवा या विठल थे। वरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित थी। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद जो थे गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित हैं। उसके बाद एकनाथ नाम के जो संत थे, ये 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। तुकाराम संत जो थे इनका 1598 से लेकर 1655 ईस्वी तक इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता था। ये अभंग भक्तिपरक वाक्य के ज्योतिपुंज हैं। पांचवें संत जो हैं संत रामदास, ये 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक ये अपना सहयोग किए समाज सुधार में। ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। 10 बोध जो है इनकी रचनाएं हैं और उपदेशों का संकलन है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्ति। पहला संप्रदाय था बरकरी संप्रदाय, दूसरा था धरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के लोग जो थे वो विठोबा पंथ के थे और धरकरी संप्रदाय के लोग राम पंथ के थे। तो जो बरकरी संप्रदाय था ये कृष्ण को मानने वाले पंथ था। इसमें जो संत हुए ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। और धरकरी संप्रदाय जो था इसमें जो संत हुए वो रामदास हुए। और सरंजामी प्रथा जो थी यह उस समय की एक प्रथा थी, सरंजामी प्रथा। इसका संबंध था मराठा भूराज्य व्यवस्था से, इसका संबंध हुआ करता था। तो हम लोग का आज इस मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ मेन पॉइंट थे जिसको आज हम लोगों ने देखा है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करिए। मुझे आपके कमेंट को पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।